हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 ट्रेड ओसीएम का जो नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड वो हम समझेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल ट्रेड मतलब एक्सटर्नल ट्रेड होता है। ये टॉपिक जो है वो आप लोगों के लिए नया नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप लोग इस टॉपिक को स्कूल सेक्शन में पढ़ चुके हो। आप लोगों को ज्योग्राफी के अंडर में एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंटरपोर्ट ट्रेड के बारे में आया ही है, नया नहीं है। बट स्टिल देयर आर प्रोसीजर्स एंड ऑल जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का बिजनेस होता है, उसमें क्या प्रोसीजर्स होते हैं। तो वो प्रोसीजर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ ओसीएम में हम समझेंगे इसके रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे की जाती है। तो यहाँ पर इन एंशिएंट इंडिया जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो हम लोग कैरी आउट करते थे, कंडक्ट करते थे फॉर वेरियस क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि सिल्क है, हैंडलूम, हमारे जो आर्टिकल्स है, ऑर्नामेंट्स एंड वेपन्स है। तो इनके लिए इंटरनेशनल ट्रेड कैरी आउट किया जाता था इंडिया में। When trade activities are conducted between two or more countries, जब एक और दो कंट्री के बीच में, जब एक या दो और दो से ज़्यादा कंट्री के बीच में जब कोई भी ट्रेड एक्टिविटी कैरी आउट की जाती है तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड बोला जाता है। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल रिलेशंस होते हैं बिटवीन टू कंट्रीज, उनकी वजह से भी जो ट्रेड है उस पर इम्पैक्ट होता है, उनके दैट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द ट्रेड बिटवीन दैम। सो इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीजर इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स, ये ऑलवेज कॉम्प्लेक्स होता है, डिफिकल्ट भी होता है और उसमें जो प्रोसीजर वर्क होता है वो भी लेंदी होता है। सो वेरियस फैक्टर्स लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गए, देन इंटरनेशनल मार्केट कैसा है, देन इंटरनेशनल लॉ जो है वो हमें फॉलो करने होते हैं, देन करेंसीज, इंटरनेशनल फॉरेन करेंसीज हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है। तो ये सारे के सारे जो वेज है, फैक्टर्स है, तो इनके वजह से भी ट्रेड एक्टिविटीज में इम्पैक्ट होता है। नाउ मोस्ट इकोनॉमिस्ट ग्लोबली वो लोग अग्री करते हैं कि दैट इंटरनेशनल ट्रेड जो है हेल्प करता है बूस्ट करने के लिए। इट फ्लोरिशेस द नेशन का वेल्थ को बूस्ट अप करता है, फ्लोरिश करता है, इंक्रीज करता है। सो द कंज्यूमर्स गेट वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड। तो आज आप और हम सभी, हम लोग जो है इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स भी हम यूज करते हैं। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? तो ड्यू टू ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द ट्रेड इट इज पॉसिबल, उसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। तो यहाँ पर अभी जैसे हमें एक्सपोर्ट ट्रेड, तो यहाँ पर 3 टाइप्स के इंटरनेशनल ट्रेड है, जैसे कि एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड एंड एंटरपोर्ट ट्रेड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक्सपोर्ट ट्रेड के प्रोसीजर्स वगैरह हम अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे कि भाई एक्सपोर्ट ट्रेड के प्रोसीजर्स क्या है। तो यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है कि जो एक्सपोर्ट ट्रेड का मीनिंग क्या है। एक्सपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसका मतलब गुड्स एंड सर्विसेज सेल किया जाता है टू फॉरेन कंट्री को बेचा जाता है। तो एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स है जिसमें सबसे पहला प्रिलिमिनरी स्टेज है जिसके अंडर में रजिस्ट्रेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट आता है कि भाई एजेंट अपॉइंट करना पड़ता है। देन प्री शिपमेंट स्टेज होता है जिसके अंदर रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, प्री शिपमेंट फाइनेंस, देन प्रोडक्शन, पैकेजिंग, देन ईसीजीसी कवर जिसे हम एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन बोलते हैं, देन जीएसटी फॉर्मेलिटीज जो होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, देन मराइन इंश्योरेंस एंड देन सीएनएफ एजेंट्स जिसे क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स होते हैं। तो ये सारे प्री शिपमेंट स्टेजेस में कवर अप करना होता है। देन शिपमेंट स्टेज में क्या क्या प्रोसीजर्स है जो हमें कवर अप करने पड़ते हैं, प्रोसेसेस कवर करने पड़ते हैं। तो दैट इज फर्स्ट प्रोसेसिंग, कि इसकी प्रोसेसिंग कैसी होगी डिटेल में हम जानेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को। देन एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स हुआ, देन लोडिंग ऑफ गुड्स। तो ये सारे जो है शिपमेंट स्टेज के अंडर में आते हैं। अंडर द पोस्ट शिपमेंट स्टेज क्या होता है? आफ्टर शिपमेंट, जब प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो जो कंट्री तक पहुंच जाता है जिसने इंपोर्ट किया है, तो वो उस समय पर क्या स्टेजेस कवर अप करने होते। तो शिपमेंट एडवाइस हो गया, देन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना, देन रियलाइजेशन ऑफ इंसेंटिव्स एंड फॉलो अप। तो ये सारे के सारे जो स्टेजेस है ये हमें पोस्ट शिपमेंट के समय कवर अप करने पड़ते हैं। अभी इन सब का मीनिंग क्या है तो इन डिटेल जानने के लिए हमें आगे कॉन्सेप्ट समझना होगा।
तो एक्सपोर्ट प्रोसीजर जो है प्रोसेस है, इसमें सबसे पहला है प्रिलिमिनरी स्टेज। प्रिलिमिनरी स्टेज में सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो है रजिस्ट्रेशन। हमें देखिए रजिस्ट्रेशन कहीं पर भी आप देखो, कहीं आपने जैसे कॉलेज में एडमिशन लिया तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा, आपका एडमिशन कंफर्म करना पड़ा। तो ऐसे ही यहाँ पर जो एक्सपोर्टर होता है उसे भी अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है। बहुत सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, वहां पर अपनी कंपनी का नाम, एक्सपोर्टर का जो डिटेल्स है वो उन्हें रजिस्टर करवानी पड़ती है। तो हैज टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड विथ वेरियस अथॉरिटीज एज फॉलोज। तो अथॉरिटीज के नाम यहाँ पे दिया है कि डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड टू ऑब्टेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सर्टिफिकेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे भी रीड कर लो, उसकी नंबर सर्टिफिकेट नंबर हमें रिसीव करने होते हैं अगर हम एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो। सेकंड, इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास में भी हमें परमानेंट अकाउंट नंबर जो है वो रिसीव करना होता है। जैसे आप पैन नंबर बोलते हैं ना, पैन कार्ड नंबर, पैन नंबर, तो ये पेरेंट्स मस्ट बी नोइंग अबाउट इट, उनका पैन कार्ड होगा जरूर। परमानेंट अकाउंट नंबर सभी का होता है, तो यहाँ पे इनकम टैक्स अथॉरिटी टू ऑब्टेन द परमानेंट इनकम अकाउंट नंबर लेना जरूरी है। देन थर्ड वन इज अदर अथॉरिटी लाइक ईपीसी। ईपीसी मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड जीएसटी अथॉरिटी के साथ भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है एक्सपोर्टर को, क्योंकि जो एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व रहेगा उसे एक्सपोर्टर बोला जाएगा। ये आगे कॉन्सेप्ट हम समझेंगे यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, एजेंट अपॉइंट करना होता है, ये भी प्रिलिमिनरी स्टेज के अंडर में आता है कि भाई अपॉइंट करो एजेंट को। जो आपका यहाँ पर आफ्टर रजिस्ट्रेशन द एक्सपोर्टर जो है वो अपॉइंट करता है एजेंट्स, और हम बोल सकते हैं कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को वो अपॉइंट करता है अब्रॉड, बाहर जहाँ पर वो एक्सपोर्ट कर रहा है उस कंट्री में वो अपॉइंट करेगा एजेंट या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को टू बुक ऑर्डर्स, ताकि वो है ना ऑन बिहाफ ऑफ एक्सपोर्टर वो ऑर्डर्स ले सके, उसके प्रोडक्ट्स की ऑर्डर जो है वो ले सके और ऑर्डर के मुताबिक ये जो एक्सपोर्टर है एक्सपोर्ट कर सके अपनी कमोडिटीज को, गुड्स को एंड सर्विसेज को। द एक्सपोर्टर में ऑल्सो ओपन सेल्स ऑफिस, ये चाहिए तो ये फॉरेन कंट्री में अपना सेल्स ऑफिस ओपन कर सकता है, उसके लिए ये एग्जीक्यूटिव्स अपॉइंट कर सकता है। देन सेकेंड यहाँ पर है प्री शिपमेंट स्टेज। तो प्री शिपमेंट स्टेज में क्या होता है, सबसे पहले जो रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर का जो रिसिप्ट है वो रिसीव करना जरूरी है। तो एज सुन एज द ऑर्डर इज रिसीव, जैसे ही ऑर्डर रिसीव हो जाता है द एक्सपोर्टर मस्ट वेरीफाई एंड कंफर्म द ऑर्डर, उससे अपने ऑर्डर को वेरीफाई करना होता है, कंफर्म करना होता है। एंड द एक्सपोर्टर चेक्स ऑन द रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट, कि इम्पोर्ट पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है, वो जो जिस कंट्री में इम्पोर्ट होने वाला है, इम्पोर्टर्स कंट्री जहाँ पर गुड्स एक्सपोर्ट होगा उनके लिए इंपोर्ट हो जाएगा, राइट, वाइसे वर्सा ना। तो यहाँ पर इंपोर्टर्स की वाली कंट्री में इंपोर्ट के ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है वो भी चेक करने होते हैं, रिसिप्ट ऑर्डर पे वेरीफाई करना पड़ता है एक्सपोर्टर को। देन सेकेंड वन इज द लेटर ऑफ क्रेडिट। तो जो द एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट करता है इंपोर्टर को टू इशू अ लेटर ऑफ क्रेडिट इन हिज फेवर, कि उसके फेवर में वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दे, ताकि उसको जो बैंक, जो इंपोर्टर की बैंक है वो उसे फॉरेन एक्सचेंज क्लियर कर देगी, पैसा पेमेंट कर देगी। तो इस काम में आता है लेटर ऑफ क्रेडिट, एक्सपोर्टर को इशू करता है। और कौन इशू करता है, तो इंपोर्टर इशू करता है। तो द रिसिप्ट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम इंपोर्टर्स बैंक विल क्लियर द फॉरेन एक्सचेंज एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस, दूसरे जो रिस्ट्रिक्शंस है अदर और फॉरेन एक्सचेंज वगैरह क्लियर करने का काम जो है वो इंपोर्टर की बैंक जो है वो करती है। देन थर्ड वन इज द प्री शिपमेंट फाइनेंस। प्री शिपमेंट फाइनेंस मतलब शिपमेंट के पहले फाइनेंस वाली बात यहाँ पर आ गई अभी। तो द एक्सपोर्टर ऑब्टेन प्री शिपमेंट फाइनेंस फ्रॉम हिज बैंक, अपने बैंकर से फाइनेंस करवा के लेता है अपने बिजनेस को टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ताकि उसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है, डेली की जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके, वो उसे पूरा कर सके। तो उसे क्या, जो एक्सपोर्टर है वो अप्रोच करता है अपने बैंकर के पास और वहाँ से वो जो है फाइनेंस करवा के लेता है अपने बिजनेस को, अपने बिजनेस के लिए फंडिंग अरेंज करता है, मतलब इन शॉर्ट वी कैन से। देन द फोर्थ वन इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। गुड्स का प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो द एक्सपोर्टर हैज टू प्रोड्यूस गुड्स एज पर द बायर्स नीड्स, बायर्स की नीड के अकॉर्डिंग वो गुड्स प्रोड्यूस करेगा। ऑब्वियसली नहीं तो उसका जो स्टॉक है वो डेड स्टॉक हो जाएगा, कोई खरीदार नहीं होगा तो माल फिर खरीदेगा नहीं, तो वो तो लॉस में जाना ही है, बिजनेस को शटर डाउन भी करना पड़ सकता है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू द बायर्स नीड वो गुड्स को प्रोड्यूस करेगा। इफ द एक्सपोर्टर इज नॉट ए मैन्युफैक्चरर, अगर वो मैन्युफैक्चरर नहीं है
मान लीजिए वो होलसेलर है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है, देन ही विल गेट द ऑर्डर्ड गुड्स। तो फिर वो ऑर्डर्ड जो गुड्स है फ्रॉम द लोकल सप्लायर, वो जब ऑर्डर देगा लोकल सप्लायर को जो उसे सप्लाई करेगा प्रोडक्ट्स, तो उसे वो गुड्स रिसीव हो जाएंगे और फिर वो उसे एक्सपोर्ट कर देगा। देन फिफ्थ वन इज पैकेजिंग। तो द गुड्स मस्ट बी प्रॉपरली पैक्ड, प्रॉपरली पैकिंग होनी जरूरी है भाई। आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज पैकिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, 3 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मेनली 3 इंपॉर्टेंट रोल। एक तो प्रोटेक्शन इसी होता है गुड्स को इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट मतलब ट्रैवलिंग के दौरान जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं गुड्स को, ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरी जगह पर बेचते हैं, तो प्रोडक्शन इसी हो जाता है गुड्स को, पैकेजिंग अच्छी होने की वजह से। आप लोगों ने अमेजोन वगैरह की पैकेजिंग देखी होगी, फ्लिपकार्ट की पैकेजिंग देखी होगी, एंड जब आप उनकी पैकेजिंग है वो देखते हो तो आप वाव बोलते हो कि वाव क्या पैकेजिंग है, गुड्स डैमेज हो ही नहीं सकते, इतनी अच्छी पैकेजिंग होकर प्रोडक्ट्स आते हैं, राइट। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट के दौरान पैकेजिंग इज मस्ट। देन सेकेंड वन, प्रिजर्वेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स। गुड्स की क्वालिटी को प्रिजर्व करने में भी ये जो पैकेजिंग है वो हेल्प करता है, डैमेज नहीं होते प्रोडक्ट्स। एंड प्रमोशन ऑफ गुड्स, एंड गुड्स को ये प्रमोट भी करता है क्योंकि अच्छी पैकेजिंग सबको पसंद आती है, एंड उसकी वजह से फिर जो है ऑटोमेटिकली बिजनेसमैन को मोर ऑर्डर्स रिसीव होते हैं। देन सिक्स्थ वन इज ECGC कवर। तो ECGC कवर क्या होता है? एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन है ये। तो यहाँ पे द एक्सपोर्टर में ऑब्टेन कवर फ्रॉम ECGC, ये जो कॉर्पोरेशन इसे वो उससे ये जो कवर है रिसीव करना चाहिए, लेना चाहिए। तो सच कवर क्या करता है? एक्सपोर्टर को जो क्रेडिट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क मतलब उधार में उसने जो माल एक्सपोर्ट किया है सामने वाले बंदे को, तो उसकी रिस्क को कवर कर देता है ये ECGC कवर। ये लाइक इंश्योरेंस कैसे होता है वैसे हो गया ECGC कवर। नाउ इफ द इम्पोर्टर, अगर मान लीजिए इम्पोर्टर फेल हो जाता है टू मेक द पेमेंट ऑफ बिल का पेमेंट नहीं कर पाता, तो द एक्सपोर्टर कैन बी कवर्ड फ्रॉम ECGC टू द एक्सटेंट ऑफ 90% ऑफ लॉस। तो मतलब उसका 90% तक का लॉस जो है उसे रिकवर होकर मिल जाता है ECGC से। लेकिन इसके लिए उसे क्या करना होता है? पहले ECGC का कवर रिसीव करना होता है, लेना होता है। जैसे हम इंश्योरेंस कवर कैसे लेते हैं वैसे ही ECGC कवर लेना जरूरी होता है। ये एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन है, लाइक इंश्योरेंस कंपनी ये काम करती है। देन सेवेंथ वन इज GST फॉर्मेलिटीज। तो GST फॉर्मेलिटीज लाइक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब GST मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाली फॉर्मेलिटी कवर अप करना जरूरी है। तो द एक्सपोर्टर नीड्स टू कंप्लीट द GST फॉर्मेलिटीज रिगार्डिंग एक्सपोर्ट ट्रेड को लेकर। देन एट्थ वन इज मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस क्या होता है कि शिपमेंट के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम होती है, द एक्सपोर्टर हैज टू ऑब्टेन मरीन इंश्योरेंस अंडर CIF के थ्रू, मतलब कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसे मरीन इंश्योरेंस निकालना जरूरी होता है। तो यहाँ पर उसके इस इंश्योरेंस के लिए उसे क्या करना होता है? उसे इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना होता है। ही हैज टू पे नेसेसरी इंश्योरेंस प्रीमियम एंड ऑब्टेन इंश्योरेंस पॉलिसी, और इसे इंश्योरेंस पॉलिसी पे रिसीव हो जाती है। तो इन ट्रांजिट के दौरान अगर उसके गुड्स में डैमेजेस हो गए, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो इंश्योरेंस कवर उसे जो है पैसा वो क्लेम कवर करके देता है, पैसा कवर करके देता है। तो मतलब इस तरीके से लॉस से बच सकता है। देन द नाइन्थ वन है C&G एजेंट, C&F एजेंट्स मतलब क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग। तो यहाँ पे इन एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है? C&F एजेंट्स आर नोन एज कस्टम हाउस एजेंट्स भी इन्हें बोलते हैं, हम इन्हें कस्टम हाउस एजेंट्स भी बोलते हैं। भाई कस्टम ड्यूटी वगैरह सब पे करने के बाद में, कस्टम क्लियरेंस रिसीव होने के बाद में गुड्स आगे पहुंचते हैं ना, तो दीज एजेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग द गुड्स। ये गुड्स को फॉरवर्ड करने के लिए जिम्मेदार होते हैं क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स जो होते हैं, जिसे हम कस्टम हाउस एजेंट्स भी बोलते हैं। नाउ C1 इज द शिपमेंट स्टेज। तो शिपमेंट स्टेज में क्या होता है? प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करने होते हैं। तो एक्सपोर्टर प्रिपेयर्स द शिपिंग बिल प्रिपेयर करता है, तैयार करता है, एक्सपोर्टर तैयार करता है ये शिपिंग बिल, एंड गेट्स ऑल द डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस्ड एट कस्टम हाउस पे उसे सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोसेस करने होते हैं। देन द सेकेंड वन इज एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स को एग्जामिन करना, चेक करना। तो जो C&F एजेंट होते हैं ऑब्टेन कार्टिंग ऑर्डर फ्रॉम द PTA से इन्हें कार्टिंग ऑर्डर इसी होता है। जो पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी, PTA मतलब पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी, यहाँ पे आपके PTA मीटिंग नहीं है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर,
पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटीज की बात करें टू कार्ट द गुड्स इनसाइड द डॉक्स, तो डॉक्स तक गुड्स को पहुंचाने के लिए यहाँ पर पीटी अथॉरिटीज के से हमें क्लियरेंस रिसीव करनी होती है, कार्टिंग ऑर्डर रिसीव करना पड़ता है। गुड्स को वो लोग चेक करते हैं कि भाई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, गुड्स में कोई स्मगलिंग वगैरह का माल तो नहीं है, तो ये सारी चेकिंग होती है। देन थर्ड वन इज लोडिंग ऑफ गुड्स, गुड्स को लोड करना। तो आफ्टर एग्जामिनिंग द गुड्स सीई जो कस्टम्स एग्जामिनर है वो क्या इश्यू करता है, इश्यूज लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, ये लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है वो इश्यू करता है। एंड जो CNF एजेंट्स है देन ऑब्टेन द लेट शिप ऑर्डर, और जो CNF एजेंट्स हैं उन्हें लेट शिप ऑर्डर रिसीव होता है फ्रॉम द कस्टम प्रिवेंटिंग ऑफिसर से, जो कस्टम ड्यूटी वाले जो होते हैं कस्टम प्रिवेंटिंग ऑफिसर से उन्हें लेट शिप ऑर्डर कि भाई शिप कर दो, इस ऑर्डर को आगे फॉरवर्ड कर दो, तो ये उसे रिसीव होता है कस्टम प्रिवेंटिंग ऑफिसर से। एंड द गुड्स आर देन लोडेड ऑन द शिप, और उसके बाद में ये जो गुड्स है वो शिप पर लोड किए जाते हैं, फॉर विच मेट्स रिसिप्ट रिसीव होती है, कि भाई हाँ हमने लोड कर दिया है, ऑब्टेन होती है। एंड जो CNF एजेंट होता है वो अप्रोच करता है शिपिंग कंपनीज के पास, अप्रोचेज द शिपिंग कंपनीज एंड ऑब्टेन्स अ बिल ऑफ लेडिंग, तो बिल ऑफ लेडिंग इन्हें ऑब्टेन करना पड़ता है, रिसीव करना पड़ता है शिपिंग कंपनी से। कौन इसे रिसीव करेगा, तो CNF एजेंट्स जो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स होते हैं, वो एक बार लोड करने के बाद में शिप पर लोड करने के बाद में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे यहाँ से जो स्टॉक है वो शिप के थ्रू ही एक्सपोर्ट होता है। नाउ यहाँ पर D1 पोस्ट शिपमेंट स्टेज, एक बार अगर इंपोर्टर कंट्री तक पहुंच गया तो उसके बाद में क्या प्रोसीजर, तो शिपमेंट एडवाइस, द एक्सपोर्टर सेंड करता है शिपमेंट एडवाइस टू द इंपोर्टर को कि भाई इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द डिस्पैच ऑफ गुड्स, कि भाई आपके गुड्स डिस्पैच हो गए, आपके डॉक्स तक पहुंच चुके हैं। एंड ही ऑल्सो सेंड्स कॉपी ऑफ पैकेजिंग लिस्ट की कॉपी भेजता है, कमर्शियल इनवॉइस भेजता है, नॉन निगोशिएबल कॉपी ऑफ लोडिंग भेजता है, अलॉन्ग विद द एडवाइस लेटर, ये सारी की सारी चीजें हैं एडवाइस लेटर के साथ वो इंपोर्टर तक पहुंचाता है। देन द सेकंड वन इज प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट कौन करेगा, तो यहाँ पे जो एक्सपोर्टर है सबमिट करता है, ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करता है टू द बैंक फॉर निगोशिएशन एंड रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स को जो उसने एक्सपोर्ट कर दिया है इंपोर्ट कंट्री तक, तो उसके रियलाइजेशन के लिए ये अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक तक प्रोसीड करता है, पहुंचाता है कि भाई अब मेरा पेमेंट हो जाना चाहिए। देन द थर्ड वन इज रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव, तो जो एक्सपोर्टर है मेक्स एन अरेंजमेंट टू ऑब्टेन एक्सपोर्ट इंसेंटिव फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, एंड द इंसेंटिव इंक्लूड्स यहाँ पर जो है ड्यूटी ड्रॉबैक्स हो गया, रिफंड ऑफ GST हो गया इफ पेड एक्सेप्ट, अगर कोई उसने पेमेंट किया GST का और उससे रिफंड रिसीव हो रहा है, तो ये सारे के सारे प्रोसीजर्स जो है वो एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव कवर अप होते हैं। Then fourth one is follow up, तो exporter should always have follow up after export to find buyers reaction towards the goods के towards जो buyer के reaction है वो जो है उसके लिए follow up करना जरूरी, कि भाई आपका जो products रिसीव हुआ है वो अच्छा है, पसंद आ गया एंड ऑल, ताकि उनकी गुड रिलेशंस जो है वो मेंटेन रहे। दिस ऑल इज डन आफ्टर द पोस्ट शिपमेंट स्टेज, तो ये सारे जो थे एक्सपोर्ट ट्रेड के प्रोसीजर्स थे। नाउ नेक्स्ट हम लोग कवर अप करेंगे इंपोर्ट ट्रेड के प्रोसीजर्स। नाउ यहाँ पर इंपोर्ट ट्रेड मतलब क्या होता है, इंपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का परचेस फ्रॉम फॉरेन कंट्री से हम गुड्स एंड सर्विसेज जब परचेस करते हैं तो दैट इज नोन एज इंपोर्ट ट्रेड। मतलब हमने अगर इंडिया में कुछ बाहर से परचेस किया है तो हमने इंपोर्ट किया है, इसका मतलब द प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट ट्रेड डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ऑब्वियसली कंट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, पॉलिसीज है, इंपोर्ट पॉलिसीज है, स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है, मतलब लॉ से हमें परमिशन एंड देन कस्टम्स पॉलिसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज सारे हमें फॉलो अप करने पड़ते हैं। तो इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज जो है वर्ल्ड के इंपोर्ट ट्रेड इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इंपोर्ट ट्रेड जो है गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट के हाथ में ही इसकी भागदौड़ होती है। नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दीज कंट्रोल्स, ये इस कंट्रोल्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या आर
proper use of foreign exchange restrictions. The objectives of these controls are proper use of foreign exchange restrictions. Proper use करना foreign exchange restrictions, मतलब foreign exchange जो restrictions है उसको properly control करना गवर्नमेंट के हाथ में होता है. एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज है जिसे गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, जैसे इंडिजीनियस बैंकर्स होते हैं विच इज स्टेट्यूटरी लॉ के अकॉर्डिंगली वो अलाउड है. तो यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज के वजह से यहाँ पे जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है. नाउ इंपोर्ट प्रोसीजर्स कौन कौन से, तो जैसे एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स में कैसे था, प्रिलिमिनरी स्टेज, यहाँ पर भी प्रिलिमिनरी स्टेज होता है, रजिस्ट्रेशन है, नेगोशिएशन. एंड सेकेंड जो वहाँ पर प्री एक्सपोर्ट स्टेज था या प्री शिपमेंट स्टेज, यहाँ पर प्री इम्पोर्ट स्टेज बोलेंगे हम. देन इम्पोर्ट स्टेज हुआ, देन पोस्ट इम्पोर्ट स्टेज. वहाँ एक्सपोर्ट में हमने शिपमेंट स्टेज, प्री शिपमेंट स्टेज, देन शिपमेंट स्टेज एंड पोस्ट शिपमेंट स्टेज हमने स्टडी किया. इंपोर्ट में हम प्री इंपोर्ट स्टेज, इंपोर्ट स्टेज एंड पोस्ट इंपोर्ट स्टेज है. प्रिलिमिनरी स्टेज तो दोनों में है ही. यहाँ पर अभी सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्टेज पर अगर हम आते हैं, यहाँ पर प्रिलिमिनरी स्टेज में रजिस्ट्रेशन एंड नेगोशिएशन है. प्री इंपोर्ट स्टेज में कोर्ट सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, कोर्ट सर्टिफिकेट, देन फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस, देन ऑर्डर प्लेसमेंट, देन लेटर ऑफ क्रेडिट, देन C&F एजेंट, देन शिपमेंट एडवाइस. इंपोर्ट स्टेज में रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, देन बिल ऑफ एंट्री, देन डिलीवरी ऑर्डर एंड कस्टम क्लियरेंस करवाना जरूरी है. देन पोस्ट इंपोर्ट स्टेज में पोर्ट ट्रस्ट ड्यू, कोई अगर ड्यू है, देन कस्टम ड्यूटी का पेमेंट, देन इंश्योरेंस प्रीमियम, देन फ्रेट पेमेंट, देन एक्सपोर्टर पेमेंट, देन फॉलोअर. नाउ यहाँ पर सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे प्रिलिमिनरी स्टेज जिसमें रजिस्ट्रेशन. तो द इम्पोर्टर हैज टू गेट, अलाइक एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर को भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है विथ वेरियस अथॉरिटीज. बहुत सारी अथॉरिटीज के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है. तो सबसे पहले डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड टू ऑब्टेन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करने के लिए उन्हें जो डायरेक्टरेट ऑफ जनरल फॉरेन ट्रेड है उनके पास अप्रोच करना पड़ता है. देन एप्लीकेशन वगैरह देनी होती है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है. देन इनकम टैक्स अथॉरिटी के से इन्हें भी पैन नंबर जो रिसीव करने जरूरी है. देन फॉर्मेलिटीज रिगार्डिंग GST वो भी कवर अप करने होते हैं. नेगोशिएशन की बात आती है तो यहाँ पर मस्ट होल्ड नेगोशिएशन विद ओवरसीज सप्लायर्स रिगार्डिंग. और नेगोशिएशन तो जरूरी है भाई, आपको प्राइस के मोल तोल भाव करने हैं, जैसे प्राइस ऑफ गुड्स क्या है, डिलीवरी शेड्यूल क्या होगा, कब डिलीवरी होगी, देन क्रेडिट पीरियड, कितने महीने की उधार वाली पीरियड, 3 महीने का, 4 महीने का, 2 महीने का क्रेडिट पीरियड रिसीव हो रहा है क्या. देन टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग सेल, वो लोग जो एक्सपोर्टर जो जिनसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो कंट्री का क्या टर्म्स एंड कंडीशन है सेल को लेकर, पेमेंट को लेकर एंड डिलीवरी को, तो वो सारे फॉलोअप हमें देखने जरूरी है. देन सेकेंड वन इज द प्री इंपोर्ट स्टेज. तो इसमें कोर्ट सर्टिफिकेट, तो सर्टेन आइटम्स जो है आर सब्जेक्टेड टू कोटा सर्टिफिकेट. कितना कोटा हमें रिसीव होगा, नॉट कोट, दिस इज द कोटा सर्टिफिकेट. कितने का कोटा रिस्ट्रिक्शन है वो चेक करना जरूरी है. द इम्पोर्टर नीड्स टू ऑब्टेन इम्पोर्ट कोटा सर्टिफिकेट फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज की भाई हम इम्पोर्ट करें तो हम कितना तक इम्पोर्ट कर सकते हैं, वो कोटा सर्टिफिकेट लेना, कितना कोटा हम सर्टिफिकेट लेना जरूरी है कि हम कितना कोटा इम्पोर्ट कर सकते हैं. देन सेकेंड फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस. द इम्पोर्टर नीड्स टू ऑब्टेन, उन्हें फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस लेना जरूरी है. RBI से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ये रिसीव करना जरूरी है फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस. तो यहाँ पे RBI से लिया जाता है, याद रखना है आपको. द इम्पोर्टर शुड फॉरवर्ड द एप्लीकेशन फॉर द सेम थ्रू हिज बैंक. वो ये जो एप्लीकेशन है उसे जो फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस चाहिए तो उसके लिए जो एप्लीकेशन उसको लिख कर देनी है तो वो अपने बैंकर को ये लिख कर दे सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है. बाद में उन्हें जब जो फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस है RBI से जब रिसीव होगी तो बैंक उन्हें इन्फॉर्म कर देगी. देन द थर्ड वन ऑर्डर प्लेसमेंट. तो आफ्टर ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंसेस फ्रॉम RBI से फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस रिसीव होने के बाद में जो इम्पोर्टर है वो अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है विद द ओवरसीज सप्लायर्स. बाहर जो सप्लायर्स है फॉरेन कंट्रीज में उनसे अपना ऑर्डर लिखवा सकता है. दिस ऑर्डर इज कॉल्ड एन इंडेंट. इसे हम इंडेंट बोलते हैं.
सो द इम्पोर्टर, ये आपको फिलअप वगैरह में आ सकता है, द इम्पोर्टर निगोशिएट्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इम्पोर्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड प्लेसेस द ऑर्डर। इम्पोर्टर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, उन्हें अगर कुछ मोल भाव करना है, कुछ कम करवाना है, क्रेडिट फैसिलिटी ज़्यादा लेनी है, तो वो सारी बातचीत कंप्लीट करने के बाद में अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हैं। देन द लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसे हम एलसी बोलेंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो द एक्सपोर्टर नॉर्मली रिक्वेस्ट करता है एलसी के लिए, लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए रिक्वेस्ट करता है। जैसे जैसे एक्सपोर्टर कैसे लेटर ऑफ क्रेडिट की रिक्वेस्ट करता है इंपोर्टर से, तो यहाँ पर जो एक्सपोर्टर से ये रिक्वेस्ट करता है, इंपोर्टर रिक्वेस्ट कर रहा है, द इंपोर्टर रिक्वेस्ट द एक्सपोर्टर फॉर द एलसी एंड द एलसी इज एन अंडरटेकिंग गिवन बाय द इंपोर्टर्स बैंक। जो इंपोर्टर की बैंक है गारंटी करती है पेमेंट की टू द एक्सपोर्टर की भाई आप टेंशन मत लो, ऑन बिहाफ ऑफ इंपोर्टर वी आर गोइंग टू मेक यू द पेमेंट। तो जो एक्सपोर्टर नॉर्मली रिक्वेस्ट करता है फॉर एलसी, एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट करेगा कि भाई आप लेटर ऑफ क्रेडिट हमें भेजो, इंपोर्टर को बोलेगा लेटर ऑफ क्रेडिट भेजो। तो द एलसी इज द सेफेस्ट मोड ऑफ पेमेंट इन फॉरेन ट्रेड। अगर फॉरेन ट्रेड करना है तो सबसे सेफेस्ट मोड है ये। नाउ देयरफॉर द इम्पोर्टर हैज टू ऑब्टेन एलसी। तो इम्पोर्टर को एलसी लेना पड़ता है अपने बैंक से, इसकी परमिशन, और बैंक इसे एलसी देती है इन फेवर ऑफ द एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर के फेवर में कि भाई हाँ एक्सपोर्टर को जब उसका एक्सपोर्टर जब आपको माल जो है आपका ऑर्डर प्लेस कर देगा, उसके बाद में उसको पेमेंट हो जाना चाहिए, एक्सपोर्टर को पेमेंट की गारंटी बैंक दे देती है एलसी के थ्रू। नाउ फिफ्थ वन क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स। तो यहाँ पर भी सीएनएफ एजेंट्स होते हैं, तो इम्पोर्टर हैज टू ऑब्टेन सीएनएफ एजेंट्स और टू अंडरटेक वेरियस जो कस्टम फॉर्मेलिटीज है, कस्टम ड्यूटीज से लेकर और चार्जेस वगैरह जो भी है एंड डॉक्यूमेंटेशन का काम है, तो ये सारे काम को कंप्लीट करने के लिए क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स को अपॉइंट करना जरूरी है। देन द सिक्स्थ वन इज शिपमेंट एडवाइस। द शिपमेंट एडवाइस एनेबल्स द इम्पोर्टर, या इम्पोर्टर को एनेबल करती है टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर कस्टम क्लियरेंस को लेकर एंड अनलोडिंग। और एक बार अगर जो प्लेस किया वो ऑर्डर है वो इम्पोर्टर की कंट्री तक आ जाता है, तो उसे अनलोड करने का काम, अनलोडिंग ऑफ गुड्स सेंट बाय द एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर जो गुड भेजता है उसे अनलोड करने का काम जो है वो कस्टम क्लियरेंस के बाद में ही होता है। देन थर्ड सी पार्ट, दैट इज थर्ड पार्ट, दैट इज इम्पोर्ट स्टेज। तो यहाँ पर रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, द इम्पोर्टर रिसीव्स द डॉक्यूमेंट सेंड बाय द एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजता है थ्रू हिज बैंक, अपने बैंक के थ्रू जो डॉक्यूमेंट्स भेजता है, डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड जिसके अंदर बिल ऑफ लेडिंग होता है, देन पैकिंग लिस्ट होती है कि कितना प्रोडक्ट्स वगैरह की डिटेल, देन कमर्शियल इनवॉइस होता है, देन सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है, देन सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन होता है। सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, गुड्स इंस्पेक्शन के बाद में आए हैं यहाँ पर, तो ये सारे के सारे जो है यहाँ पर मेंशन रहते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो है बिल एंट्री। तो बिल एंट्री में क्या होता है, सीएनएफ एजेंट्स जो होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं बिल एंट्री विच इज रिक्वायर्ड फॉर कस्टम क्लियरेंस के लिए बहुत जरूरी है। जब तक ये बिल ऑफ एंट्री नहीं रिसीव होता है तो जो डॉक से माल जो है वो बाहर नहीं ले जा सकता है इंपोर्टर। तो द बिल ऑफ एंट्री गिव्स डिटेल अबाउट द नंबर ऑफ पैकेजेस, क्वालिटी ऑफ गुड्स, कितने नंबर ऑफ पैकेजेस आए हैं, एक्सपोर्टर ने भेजे हैं, देन क्वालिटी ऑफ गुड्स, देन प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स के प्राइस वगैरह क्या है। देन थर्ड वन इज डिलीवरी ऑर्डर। तो डिलीवरी ऑर्डर में द सीएनएफ एजेंट का ही काम होता है, वो ऑब्टेन करता है डिलीवरी ऑर्डर फ्रॉम द शिपिंग कंपनी, जो कंपनी ने इसकी शिपिंग की है, भेजा है। द शिपिंग कंपनी गिव्स द डिलीवरी ऑर्डर ऑन पेमेंट ऑफ फ्रेट। एक बार उनकी फ्रेट चार्जेस, जो उनके चार्जेस, उनका जो फ्रेट मतलब जैसे भाड़ा, उनका जो रेंट है वो पेमेंट कर दिया शिपिंग कंपनी को, उसके बाद में वो डिलीवरी का दे देती है, ऑर्डर की डिलीवरी दे देती है। तो डिलीवरी ऑर्डर हेल्प्स टू अनलोड द गुड्स फ्रॉम वेसल। तो वेसल से, शिप से गुड्स को अनलोड करने के लिए, वेसल से अनलोड करने के लिए हमें डिलीवरी ऑर्डर रिसीव करना जरूरी है। देन कस्टम क्लियरेंस, द पर्पस ऑफ कस्टम क्लियरेंस इज टू गेट द डॉक्यूमेंट्स सर्टिफाइड। डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाई कर लेना है कस्टम अथॉरिटी से, तो कस्टम क्लियरेंस का यही ऑब्जेक्टिव है। द डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स बिल ऑफ लेडिंग होता है, इसमें बिल ऑफ एंट्री होता है, पैकिंग लिस्ट होता है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं कस्टम क्लियरेंस में।
देन डी जो है उसमें पोस्ट इंपोर्ट स्टेज। तो पोस्ट इंपोर्ट स्टेज में पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज, जितने भी पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज है, मतलब जितने भी गोडाउन्स जो पोर्ट नियर बाय पोर्ट जो भी गोडाउन्स है जहां पर आकर माल जो रखा गया है, तो द C&F एजेंट्स होते हैं हैज टू मेक पेमेंट्स ऑफ पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज को पेमेंट करना जरूरी हो जाता है। उनकी अगर कोई ड्यू है, बाकी है, बकाया, तो पेमेंट करना है। देन कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है, तो वो भी क्लियरिंग एंड जो यहाँ पर क्लियरिंग एजेंट्स के थ्रू ही होता है ये भी क्लियरिंग एजेंट्स के थ्रू कस्टम अथॉरिटीज को पे किया जाता है इंपोर्टिंग गुड्स के ऊपर कस्टम ड्यूटीज। देन इंश्योरेंस प्रीमियम, तो द इंपोर्टर हैज टू मेक पेमेंट अंडर द FOB मतलब फ्री ऑन बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट के तहत इन्हें इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना होता है। देन पेमेंट ऑफ फ्रेट, कोई भी चार्जेस वगैरह इंपोर्टर हैज टू मेक द पेमेंट ऑफ फ्रेट अंडर शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ये पेमेंट भी करना होता है। देन एक्सपोर्टर्स पेमेंट करना होता है। द इंपोर्टर हैज टू मेक पेमेंट टू द एक्सपोर्टर एज पर द terms of the contract. The exporter draws a bills of exchange. At times क्या होता है, bills of exchange का चैप्टर आप लोग 12th स्टैंडर्ड में स्टडी करने वाले हो। कभी कभी जब उधार में माल है ऑन क्रेडिट होता है तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है फॉर द पेमेंट। तो ये एक्सपोर्टर को जो भी कंडीशंस है, अगर क्रेडिट में उधार में अगर माल एक्सपोर्टर ने भेजा है, ऑर्डर प्लेस किया है, तो वो उसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव होना चाहिए, तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है। देन द 6th one is follow up. The importer needs to take follow up in respect of import of goods जो import हुए हैं, तो उसके लिए follow up करना जरूरी है। If there are any discrepancies मतलब अगर उसने कोई माल लिखवाया, मान लो उन्हें 100 क्वांटिटीज मंगाई और 50 ही आए, मान लीजिए उन्होंने दूसरी क्वालिटी ऑर्डर की थी, दूसरी ग्रेड का प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, अराइज हो गई, डिस्क्रिपेंसीज अराइज हो गई, तो इंपोर्टर को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है, एक्सपोर्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना जरूरी है, ताकि या तो वो ऑर्डर फिर से उसे रिप्लेस करके देगा एक्सपोर्टर, या उनके बीच में जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी वो लोग देखेंगे, लेकिन फॉलो अप करना जरूरी है। नाउ लास्ट जो है थर्ड जो इंटरनेशनल ट्रेड का टाइप है दैट इज इंटरपोर्ट ट्रेड। तो इसमें जस्ट छोटे से इन शॉर्ट हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे द टर्म इंटरपोर्ट ट्रेड, मतलब हिस्टोरिकली इसका मतलब क्या होता है, रेफर टू ए सी पोर्ट और वेयर हाउस वेयर गुड्स वुड बी इम्पोर्टेड, जहां पर गुड्स जो है इम्पोर्ट होंगे फॉर स्टोरेज, एंड स्टोरेज के लिए वो इम्पोर्ट होंगे और उसके बाद में उसमें प्रोसेसिंग होगी बिफोर री एक्सपोर्ट किया जाता है, मतलब पहले हम इम्पोर्ट करेंगे और फिर बाद में उसे एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसे हम री एक्सपोर्ट बोलेंगे। इफ इट ऑल्सो रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ री एक्सपोर्टिंग, इसे हम री एक्सपोर्टिंग बोलते हैं, गुड्स की विथ और विदाउट प्रोसेसिंग, या तो कोई ना कोई प्रोसेसिंग की जाएगी, री पैकेजिंग की जाएगी उन गुड्स की गोडाउन्स में, पर्टिकुलर कंट्री में पहले जब इंपोर्ट किए जाएंगे, फिर वहां पर पैकेजिंग वगैरह करने के बाद में कुछ प्रोसेसिंग वर्क के बाद में हम एक्सपोर्ट करते हैं जब अदर कंट्री को, तो उसे री एक्सपोर्टिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे इट इज मेनली यूज टू रेफर टू ड्यूली फ्री पोर्ट्स, जहां पर फ्री पोर्ट्स होते हैं विथ हाई वॉल्यूम ऑफ री एक्सपोर्ट ट्रेड, वहां पर ये गुड्स जो है वो रखे जाते हैं। सो एट इंटरपोर्ट गुड्स डू नॉट फेस एनी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज, यहाँ पर कोई इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज फेस नहीं करनी पड़ती है अपॉन द शिपमेंट फ्रॉम द पोर्ट से शिपमेंट के दौरान। नाउ यहाँ पर इंडिया, यहाँ मान लीजिए साउथ अफ्रीका से इंडिया ने जो है रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद में आफ्टर प्रोसेसिंग वो क्या कर रहा है, आफ्टर फिनिश गुड्स वो जापान को क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। तो दिस प्रोसेस पहले साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट किया और फिर आफ्टर प्रोसेसिंग जापान को एक्सपोर्ट कर दिया, तो उसे री एक्सपोर्टिंग बोलते हैं, जिसे री इंटरपोर्ट ट्रेड बोला जाता है। इन शॉर्ट आफ्टर प्रोसेस इसे री इम्पोर्ट करना, तो नाउ री एक्सपोर्ट करना, सॉरी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है इसकी एक्सप्लेनेशन मुझे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने ये एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है तो इन शॉर्ट में ये इसकी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी एक्सरसाइज के अंदर मैं डाल चुकी हूँ, एंड आगे यहाँ पे शॉर्ट में समरी दी हुई है, तो आपको समरी को गो थ्रू कर लेना। समरी में काफी अच्छे से इन शॉर्ट बताया गया है, तो आप लोग इसे गो थ्रू कर कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। अभी आप लोगों को कुछ डिफिकल्ट लगने वाला नहीं है, यहाँ कंपेरेटिवली स्टडी दिया हुआ है फीचर्स को लेकर, डिपार्टमेंटल स्टोर के फ्यूचर क्या है, तो इन शॉर्ट ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट, चेन स्टोर एंड वन प्राइस शॉप, ये एक जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन इनके फीचर्स क्या है, तो इन फीचर्स के थ्रू कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। ये सेंट्रल लोकेशन, मतलब ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर है ये सिटी के सेंटर में लोकेटेड होता है, इवन सुपरमार्केट स्टोर है वो भी सेंटर में ही लोकेटेड होता है।
चेन स्टोर जो होते हैं वो लो एंड यूनिफॉर्म प्राइस वाले हो गए, एंड वन प्राइस शॉप में कैश सेल्स होता है, और यूजुअली यहाँ पे कैश सेल्स होता है ना। वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स डिपार्टमेंटल स्टोर में हमें अवेलेबल मिलेंगे, रिसीव होंगे। सुपर मार्केट में टाइप्स ऑफ गुड्स, वेराइटीज ऑफ टाइप्स ऑफ गुड्स है। देन चेन स्टोर में यूनिफॉर्मिटी टाइप के गुड्स हो गए, एंड वन प्राइस शॉप में यूनिफॉर्म प्राइस आ गया। देन शॉपिंग, यहाँ पर फीचर्स को लेकर हम जस्ट इन शॉर्ट, शॉपिंग कन्वीनियंस, देन स्पेशलाइजेशन, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, ह्यूज कैपिटल, कैश सेल्स यहाँ पर है डिपार्टमेंटल स्टोर में। इवन सुपर मार्केट में भी कैश सेल्स हो गया, अट्रैक्टिव पैकेजिंग हो गया, इम्पल्सिव बाइंग हो गया, रीजनेबल जो प्राइस हो गया, कैपिटल एनवायरमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट ह्यूज होना चाहिए। चेन स्टोर में क्या होता है, लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स, लार्ज इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ब्रांचेस हो गया, कैश सेल्स यहाँ पर भी, एंड क्वालिटी गुड्स की क्वालिटी मेंटेन की जाती है। वन प्राइस शॉप में यूनिफॉर्म प्राइस हो गया, लो प्राइस हो गया, लोकेशन, एंड यहाँ पर लेस कैपिटल इज रिक्वायर्ड एंड वेराइटी ऑफ गुड्स। तो यहाँ ये सारे एक्सप्लेनेशंस तो मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। एक्सरसाइज का सोल्यूशन ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है आप लोगों के लिए। तो आपको क्या करना है, अब आपका काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ जो है आप वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।